Hello friends, in the last of this month WTO की मीटिंग जनेवा में शेड्यूल्ड है और इसीलिए आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए इकोनॉमी सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ योर WTO। तो WTO पर चर्चा शुरू करते हैं हम लोग। इसी महीने के अंत में जनेवा में WTO की मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने जा रही है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि ये WTO क्या है, इंडिया का इसमें क्या इशू है, डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस के बीच में क्या इशू है, दोहा राउंड, अक्सर न्यूज़पेपर में एक टर्म आता है, ये दोहा राउंड क्या है, सब्सिडी का क्या इशू होता है और इनफैक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में। While discussing WTO, another topic is also very important, that is a part of WTO and that is intellectual property rights. Intellectual property rights पर UPSC मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, तो आज हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों को कंक्लूड करेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कशन में लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ व्हाट इज WTO? पहले हम लोग WTO को समझने की कोशिश करते हैं। द WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये विश्व व्यापार संगठन है और WTO की स्थापना इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1995। इसको 1995 में बनाया गया था, जिसको हम लोग पहले बेसिकली गैट के नाम से जानते थे। नो गैट दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये जो गैट था ये 1947 में फॉर्म्ड हुआ एंड इट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1948। फिर ये गैट 1995 में ड्यूरिंग उरुग्वे राउंड, एक बहुत फेमस आता है टर्म उरुग्वे राउंड, यही सब टर्म्स है जो प्रीलिम्स में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि ड्यूरिंग उरुग्वे राउंड ये जो गैट था ये कन्वर्ट हो गया इनटू WTO और तब से लेके आज तक WTO जो है अपना रोल प्ले कर रहा। इसी उरुग्वे राउंड में गैट WTO में कन्वर्ट हुआ। नो WTO जो एक संस्था है इट इज बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 164 मेंबर्स आर देयर और इसका जो मेन काम होता है दैट इज टू कंट्रोल इंटरनेशनल ट्रेड। अपार्ट फ्रॉम कंट्रोलिंग इंटरनेशनल ट्रेड ये बहुत सारे और भी काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, इट हेल्प्स और इट टेक केयर ऑफ environmental issues, it also looks after unemployment, poverty and all, but the major concern of WTO is to frame rules and regulation for international trade। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम कायदे कानून WTO बनाता है और WTO में जो 164 कंट्रीज हैं इसमें डेवलप्ड भी हैं और डेवलपिंग भी हैं। अब जाहिर सी बात है डेवलप्ड कंट्रीज का इंटरेस्ट और डेवलपिंग कंट्रीज का इंटरेस्ट अलग अलग है, तो ये क्या इंटरेस्ट है और यहाँ पर इंटरेस्ट का ही क्लैश है। WTO में हम लोग इस इंटरेस्ट पे चर्चा करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि WTO बेसिकली वर्क्स ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट। सो व्हाट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन? ये मोस्ट फेवर्ड नेशन और ये जो टर्म आता है नेशनल ट्रीटमेंट का, ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? नो मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा, कि जब हम बिजनेस करते हैं किसी कंट्री के साथ तो हम अगर किसी कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे रहे हैं तो दैट कंट्री विल बी फर्स्ट इन माय प्रायोरिटी व्हेन इट कम्स टू ट्रेड। जैसे फॉर एग्जांपल भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था और फाइनली आफ्टर दैट पुलवामा अटैक हमने ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा था इसको हमने वहां से वापस ले लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया पाकिस्तान के साथ जब एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर टैक्स वगैरह नहीं लगेंगे, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को, चीपर एक्सपोर्ट होगा, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम हेल्प करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यू कैन से दैट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट? नाउ WTO सेज दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन नेशनल कंपनी एंड इंटरनेशनल कंपनी, कि अगर भारत में कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी आती है तो उसके साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए जो आप राष्ट्रीय कंपनियों के साथ व्यवहार करते हैं। मतलब आपका ट्रीटमेंट जो है दैट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी, वो भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। आप दोनों कंपनीज के साथ समान सा व्यवहार करेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे। सो दीज आर टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन विच WTO functions.
WTO में हम लोग बात कर रहे थे कि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अपने इंटरेस्ट क्या क्या है। नो सी, सपोज करिए फॉर एग्जांपल ये डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है और मान लीजिए सपोज करिए ये डेवलपिंग नेशंस का ग्रुप है। यहाँ पर दोनों के बीच में बेसिकली लड़ाई जो है वो मार्केट को इस्तेमाल करने की है। नो डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, they believe or they want to use the market of developing countries like India as more as possible or as much as America can or any developed nation can। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट को यूज करना चाहती हैं फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में उत्पादन ज्यादा होता है, प्रोडक्शन ज्यादा है। तो इनके यहाँ जो सरप्लस प्रोडक्शन है दे वांट टू सेल दैट सरप्लस प्रोडक्शन इन द मार्केट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। और डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट को ज्यादा यूज करना चाहती हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज दे आर ऑफ द व्यू और देयर डिमांड इन WTO इज टू फोर्स द डेवलप्ड नेशंस टू ओपन देयर मार्केट मोर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। और डेवलप्ड कंट्रीज की डिमांड यह है कि डेवलपिंग कंट्रीज को अधिक से अधिक बाजार देनी चाहिए विकसित राष्ट्रों को। इसी बाजार को लेकर के एक एग्रीमेंट हुआ था दोहा में, दैट इज नोन एज दोहा डिक्लेरेशन, जहां ये वादा किया गया था, ये बात कही गई थी कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को और जो पुअर नेशंस हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट प्रोवाइड करेंगे। बट अभी तक दोहा डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। इंडिया दोहा डिक्लेरेशन को सपोर्ट करता है, हम ये चाहते हैं और मानते हैं कि दोहा डिक्लेरेशन जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब एग्जाम में WTO पर आया लिखने के लिए कि इंडिया का क्या स्टैंड है, तो यहीं से आप अपने आंसर में पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि हमारा क्या स्टैंड है। तो हमारा स्टैंड है कि दोहा डिक्लेरेशन जो है वो इम्प्लीमेंट हो, जिससे कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज की मार्केट जो है वो प्रोवाइड हो सके। दूसरा, डेवलपिंग कंट्रीज का एक इशू रहता है द इशू ऑफ सब्सिडी। देखिए सब्सिडी का क्या इशू है ना, सब्सिडी टू फार्मर्स, सब्सिडी टू मार्केट, सब्सिडी टू कंपनी। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी अपने मार्केट को सब्सिडीज देती हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी सब्सिडी देते हैं ना। सब्सिडी को लेकर के दोनों ग्रुप्स में ये लड़ाई है कि डेवलप्ड नेशंस का ये मानना है कि डेवलपिंग कंट्रीज को सब्सिडी कम से कम देने का अधिकार होना चाहिए। अब दोनों के बीच में जब सब्सिडी का इशू उठा तो WTO में एक प्रोविजन बन गया जिसको बेसिकली डी मिनिमस प्रोविजन कहा जाता है, नोन एज डी मिनिमस प्रोविजन। और डी मिनिमस प्रोविजन ये कहता है कि डेवलप्ड नेशंस शैल बी अलाउड टू प्रोवाइड 5% of total production as subsidy. This is for developed nations. And developing nations के लिए कहा गया 10% of total production, कुल उत्पादन का 10% डेवलपिंग कंट्रीज सब्सिडी के फॉर्म में दे सकती हैं और डेवलप्ड नेशन 5% दे सकते हैं कुल उत्पादन का। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन का एक बेस ईयर लिया गया एंड दैट बेस ईयर वाज 1980s, 80 के दशक को बेस ईयर बनाया गया। 86-87 इज द बेस ईयर। अब 86-87 का बेस ईयर के आधार पर अमेरिका जैसे देशों को कहा गया कि आप 5% दे सकते हैं सब्सिडी और भारत जैसे देशों को कहा गया आप 10% दे सकते हैं। हमारा स्टैंड इस डी मिनिमस प्रोविजन के अगेंस्ट है। हम एक तो ये जो बेस ईयर है इसके अगेंस्ट है, क्योंकि 1986-87 के टाइम पर भारत का प्रोडक्शन बहुत कम था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वगैरह। तो हम ये चाहते हैं दैट दिस बेस ईयर शुड बी रिमूव, देयर शुड बी नो बेस ईयर एज सच। दूसरा, ओवरऑल हम ये चाहते हैं कि ये डी मिनिमस प्रोविजन ही खत्म किया जाए, देयर शुड बी अ परमानेंट सोल्यूशन टू सब्सिडी। सब्सिडी का परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए। वो ये कि भारत ये मानता है कि भारत जैसे देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को, जहां नंबर ऑफ इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, फूड सिक्योरिटी का इशू है, फार्मर्स का इशू है,
R&D का इशू है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इशू है, वहाँ पर सरकार को ये अधिकार होना चाहिए कि अधिक से अधिक सब्सिडी अपने लोकल मार्केट को दे। और WTO का डी मिनिमस प्रोविजन हमें 10% पर लाके रोकता है। तो हमारा ये मानना है कि ये 10% का क्लॉ ही नहीं होना चाहिए, एक स्थायी समाधान, एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। डेवलप्ड नेशंस जो हैं, अमेरिका जैसे देश जो हैं, वो ये कहते हैं कि भारत पर प्रतिबंध लगना चाहिए, भारत को रोकना चाहिए, भारत जैसे देशों को। क्यों? क्योंकि वो डी मिनिमस प्रोविजन का वायलेशन कर रहे हैं और हमें पनिश किया जाना चाहिए क्योंकि हम 10% से ज़्यादा सब्सिडी मार्केट पे दे रहे हैं, जिससे कि उनकी मार्केट खराब हो रही। क्यों? क्योंकि आपके देश में ज़्यादा सब्सिडी देने से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो आप इनके प्रोडक्शन को यूज़ नहीं करेंगे, तो इनका एक्सपोर्ट जो है वो रुक जाएगा और इनका एक्सपोर्ट रुकेगा तो इनकी मार्केट कम हो जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ पर जो लड़ाई है वो बेसिकली मार्केट की है। तो एक इशू देखिए मार्केट का, दूसरा इशू आपका सब्सिडी का। अब तीसरा इशू आता है दैट इज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अभी ये इशू कोविड के टाइम पर जो वैक्सीन आई उसके टाइम पर भी ये इशू उठा था। WTO में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं बिकॉज टुडेज वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। आज की जो इकोनॉमी है दैट इज बेसिकली नॉलेज बेस्ड। अब अगर किसी पर्सन ने कोई चीज़ इन्वेंट की है, कोई चीज़ डिस्कवर की है, एनी फार्मूला और एनी मेडिसिन और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, तो उस व्यक्ति का पहला अधिकार होना चाहिए उस पर। विकसित राष्ट्र और विकासशील देशों के बीच में इसको भी लेके लड़ाई है। डेवलपिंग कंट्रीज का ये कहना है कि क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इतना R&D नहीं, इसलिए वो बहुत सारी क्रॉनिक डिसीजेस को लेके R&D नहीं कर पाते और वो चाह करके भी बहुत महंगी से महंगी मेडिसिन को इन्वेंट नहीं कर पाते, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो R&D वगैरह ज़्यादा करते हैं, वो डेवलप्ड हैं, दे आर कैपिटलिस्टिक, उनके पास पैसा है, दे हैव मनी पावर, तो वो ज़्यादा सब्सिडी दे देते हैं, इसलिए वहाँ पर जल्दी इन सारी चीज़ों का इन्वेंशन होता है। तो डेवलप्ड नेशंस आर टोटली अगेंस्ट गिविंग द लाइसेंस टू कॉपी दैट मेडिसिन और डेवलपिंग नेशंस चाहते हैं कि WTO में उन्हें ये परमिशन मिले कि वो किसी भी क्रॉनिक डिसीज को दूर करने के लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज ने कोई मेडिसिन वगैरह इन्वेंट की है उसे वो कॉपी कर सकें इजीली, ये उनको राइट होना चाहिए। अब यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का रूल आ जाता है, क्योंकि हमने इन्वेंट किया तो हम उससे पहले प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। अमेरिका ने कोई चीज़ इन्वेंट की है तो अमेरिका चाहेगा कि पहले उसकी अर्थव्यवस्था को उससे लाभ हो, उससे फायदा हो। वो क्यों चाहेगा कि इंडिया उसको इजीली कॉपी कर ले और सस्ते दाम पर अपने पब्लिक को मेडिसिन दे? अगर इंडिया ने कोविशील्ड या कोवैक्सीन को इन्वेंट ना किया होता तो हमें स्पुतनिक वगैरह या और भी जो मेडिसिन है वो हमको वहाँ से खरीदनी पड़ती। अभी हमने इन्वेंट कर लिया तो हमारी डिपेंडेंसी उन पर कम हो गई, और अगर हम ना इन्वेंट करते तो वो हमको बेचते तो महंगी बेचते, क्योंकि उनको ऑब्वियस सी बात है उन्हें प्रॉफिट अर्न करना था। और क्योंकि हमारे देश में कोरोना फैला है तो हमें वी वर बाउंड टू परचेज दैट मेडिसिन, और बहुत एक्सपेंसिव हो जाता, ये बहुत कॉस्टली हो जाता इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो हम क्या डिमांड करते हैं? हम डिमांड करते हैं दैट इंडिया शुड हैव द राइट टू कॉपी दैट फॉर्मूला, टू कॉपी दैट मेडिसिन, जिससे कि हम अपने देश में उस मेडिसिन को बनाएं और पब्लिक को सस्ती मेडिसिन दें। लेकिन जो अमेरिका जैसे देश है जिन्होंने उसको इन्वेंट किया है वो कभी नहीं चाहेंगे। यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की लड़ाई है। और इसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो इशू होता है, जैसे पेटेंट का इशू, कॉपीराइट का इशू, ये सारे इश्यूज जो होते हैं वो WTO में सॉल्व होते हैं। तो WTO का एरिया एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसका समिट होने जा रहा। लास्ट टाइम होना था बट ड्यू टू कोविड इट कुड नॉट हैपन, ये हो नहीं पाया। तो अब शेड्यूल्ड है, अब इसका होगा। तो आप WTO के जो समिट्स हो रही हैं उसकी अपब्रिंगिंग्स पर, उसके डेवलपमेंट्स पे आप नज़र बनाए रखें, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीलिम्स में फैक्चुअल भी आता है, कॉन्सेप्ट में भी आ जाता है। मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो किसी ना किसी चीज़ से इंटरलिंक करके देंगे। फॉर एग्जाम्पल फूड सिक्योरिटी एंड WTO, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड WTO, या सब्सिडी का क्या इशू है, इस तरीके से। WTO में प्रीलिम्स में फॉर्मेशन कैसे हुआ, हाईएस्ट
प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है WTO में? तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन WTO इज मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। तो जो भी मीटिंग होने जा रही है दैट इज योर मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने कंट्री को इन द समिट ऑफ WTO। अब WTO में जो सब्सिडी का एरिया है, इसमें सब्सिडी को भी हम 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। तो सब्सिडी को 3 बॉक्सेस में रखा जाता है, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड योर ऑरेंज बॉक्स सब्सिडी टाइप। तो जो सब्सिडीज होती हैं, ग्रीन सब्सिडी, ब्लू सब्सिडी, ऑरेंज सब्सिडी और यू कैन से दैट अंबर बॉक्स सब्सिडी। तो इसमें से ग्रीन सब्सिडी और जो ब्लू सब्सिडी है ये टोटली आपको अलाउड है, आप जितना चाहें उतना आप दे सकते हैं। द इशू इज ऑफ योर अंबर बॉक्स सब्सिडी, कि जो अंबर बॉक्स सब्सिडी है ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी मानी जाती है, इसीलिए अंबर बॉक्स सब्सिडी पर लिमिटेशन है एंड दैट लिमिटेशन इज नोन एज डी मिनिमस प्रोविजन। तो ग्रीन, ब्लू और अंबर बॉक्स सब्सिडी, तो ग्रीन इज अलाउड, ब्लू इज अलाउड, अंबर बॉक्स सब्सिडी इज अलाउड बट under certain limitations, certain restrictions, and that limitation, that restriction is known as de minimis provision। तो ये वो एरियाज हैं जहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अब जब सबमिट हो तो आप उसको देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सबमिट हो जाएगी उसके बाद हम लोग फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या अपब्रिंगिंग्स रही, क्या डेवलपमेंट रहा, क्या रिजल्ट रहा इस सम्मेलन का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।